इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद अपने घर से निकले हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अटकलें तेज हैं कि जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब घर से वो बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की। क्या आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जितिन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या आज आप? तो बड़ी खबर, आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं जितिन प्रसाद। कांग्रेस के बड़े नेता रहे, यूपीए सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, सांसद रहे उत्तर प्रदेश से, शाहजहांपुर से, और आज बड़ी खबर यह है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अपने घर से वो निकल चुके हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि क्या वो वाकई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये नरमी बता रही है कि शायद जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब हाँ में हो सकता है। अब से कुछ देर के बाद तस्वीर पूरे तौर पर साफ होने लगेगी। 12:30 करीब बज रहे हैं और 1 बजे का वक्त है जब बीजेपी हेडक्वार्टर में, जिसको लेकर के अनिल बलूनी ने ट्वीट किया था कि आज एक नामचीन हस्ती बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। क्या वो हस्ती जितिन प्रसाद है? उनका काफिला उनके घर से निकला है और कुछ वक्त के बाद तस्वीर और साफ होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद अपने घर से निकल चुके हैं और हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि 1 बजे बीजेपी ने बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और मीडिया के सामने जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल अभी संभावनाएं हैं, जब तक तस्वीरें क्लियर नहीं होती इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जब जितिन प्रसाद को पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वो बाद में बताएंगे। लेकिन थोड़ा आप भी अगर पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, 2019 का आप जरा सोचिए उसके बारे में। 2019 में जो खबरें आई थी, जब जितिन प्रसाद को लेकर एक अटकलें चली थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उस वक्त तय हो गया था कि 2019 के जो इलेक्शंस होने जा रहे थे, लोकसभा के चुनाव, उस वक्त भी कहा गया था कि हो सकता है कि बीजेपी के टिकट से वो लोकसभा चुनाव लड़े धरौरा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और आज यानी कि 2 साल बाद करीब ये फिर से खबर आ रही है कि जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और उस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। लेकिन उससे पहले अगर जितिन प्रसाद टूटकर बीजेपी में जाते हैं तो यह बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस वहां पर खुद को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि 2022 में वो अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जितिन प्रसाद जैसा बड़ा चेहरा अगर कांग्रेस में नहीं रहता है तो फिर यह बहुत बड़ा झटका होगा। जो G23 जो नेता थे, जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी और पार्टी के अंदर जो बदलाव के लिए सुझाव दिए थे, उसमें जितिन प्रसाद भी शामिल थे। और जितिन प्रसाद का जब नाम आया था उस वक्त उन पर तेज हमले भी किए गए थे। और जितिन प्रसाद राहुल गांधी के करीबियों के तौर पर पहचान रखते हैं, ब्राह्मणों की सियासत करते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने प्रभारी की जिम्मेदारी उनको सौंपी थी। शाहजहांपुर के धरौरा से वो सांसद रहे और मनमोहन की सरकार में वो राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कांग्रेस का खेमा लगातार कवर करती रही हैं। विजय लक्ष्मी, हमने पिछले वक्त में सचिन पायलट की नाराजगी देखी, उनको मना लिया गया। जितिन प्रसाद की नाराजगी क्या वाकई इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो बीजेपी आज ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, अभी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है हुसैन, वो तो यही आ रही है कि जितिन प्रसाद ही हैं यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा। हालांकि बीजेपी सूत्र, जैसे हमारे बाकी संवाददाता भी बता रहे हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि यूपी और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में से एक बड़ा चेहरा है और ब्राह्मण चेहरा है। हमारे सूत्र कांग्रेस से बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण चेहरा जो है ये जितिन प्रसाद का हो सकता है, जो आज दोपहर 1 बजे। इतनी अटकलें चल रही हैं हुसैन, और उस सब के बीच में देखिए जितिन प्रसाद का जो ट्वीट आता है वो कहता है, आज विश्व ब्राह्मण दिवस पर ब्रह्म समाज के सभी परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिखाए गए सदमार्ग पर चलते हुए हम सभी उनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देते रहेंगे। जय परशुराम। यानी कोई जवाब जितिन प्रसाद ने अपने इस ट्विटर पर उन तमाम अटकलों को लेकर के नहीं दिया जो उनके नाम को लेकर के लगाई जा रही हैं। पूरा सोशल मीडिया जो है इस वक्त उनके नाम की अटकलें जो है वो हर जगह चल रही हैं कि वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब खुद एक तरीके से जितिन भी ये चर्चाओं का जो दौर है कि वही है जो पूरी तरह से गरमाया हुआ है जितिन प्रसाद के नाम से। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, जितिन प्रसाद उस परिवार से आते हैं जिनके जो पिता थे, उनके पिता ने सोनिया गांधी को चैलेंज किया था सन 2000 में, और एक बार फिर से लगता है कि उनके बेटे के अंदर भी शायद क्या वो एक विद्रोही वाली बात है, और इसका फायदा किसको होता नजर आता है? बीजेपी को कितना फायदा हुआ उनका आने से?
और विद्रोह से ज्यादा आप ये कहें कि एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लंबे समय से लगातार वो राजनीतिक वनवास चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितनी पतली हालत है, कोई भी युवा नेता कितने लंबे समय तक उस फ्रस्ट्रेशन को झेलेगा। हालांकि हाल के दिनों में आप देखें तो जो कांग्रेस का सो कॉल्ड G23 ग्रुप जो है, उस ग्रुप में जब आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए थे कि हमारी विचारधारा के, कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के हिसाब से ये नहीं है, तब जितिन प्रसाद ने एक तरह से उसका काउंटर करते हुए ये कहा था कि सभी को एकजुट रहकर मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। तब ऐसा माना गया था कि पहले के दिनों में कुछ महीने पहले से जिस प्रकार से जितिन प्रसाद को लेकर हवाएं उड़ रही थी, शायद वो हवाएं अब ठंडी पड़ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितिन प्रसाद ही आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और फायदे की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति है। बीजेपी के लिहाज से, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी लगातार तलाश कर रही थी और उसमें अगर ये एक नाम ऐड हो रहा है, हालांकि उस हिसाब से बड़ा नहीं है, लेकिन इनके पिताजी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी और जितेंद्र प्रसाद, ये तीन बड़े ब्राह्मण चेहरे लगातार माने जाते रहे हैं। और उस पृष्ठभूमि से आने वाले उनके बेटे अगर जितेंद्र प्रसाद आते हैं, ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि 1 जून के ट्वीट में उन्होंने किस प्रकार से ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स की थी। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में इस पॉलिटिक्स को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहे थे। देवेंद्र, इंतजार की घड़ियां शायद अब खत्म हो रही है। अब हम जरा चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर इस वक्त आनंद प्रकाश पांडे हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट है, कौन ज्वाइन कर रहा बीजेपी? जी देखिए, बिल्कुल जो बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद ही होंगे जो कि अब से कुछ देर में यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचने वाले हैं और वही ज्वाइन करेंगे, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। और ये जाहिर तौर पे आनंद एक चीज और बताएं कि जितिन प्रसाद के घर से बीजेपी हेडक्वार्टर की दूरी कितनी, ये फासला कितनी देर में तय होता है, क्योंकि वो घर से निकल चुके हैं? जी देखिए, डिफेंस कॉलोनी में वो रहते हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर में लगभग अभी आधे घंटे का वक्त उनको यहाँ पहुँचने में लग सकता है। अगर अभी वो निकले, आधे घंटे की दूरी है डिफेंस कॉलोनी से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक। हालांकि बीजेपी हेडक्वार्टर में तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपको नजर आ रहा होगा 3 कुर्सियां यहाँ पे लगी हुई है, जिसपे जो ज्वाइन करेंगे एक वो शख्स बैठेंगे, उसके अलावा पीयूष गोयल जो उनको ज्वाइन करेंगे, और उसके अलावा जो मीडिया कोऑर्डिनेटर जो मीडिया को कोऑर्डिनेट करेंगे उनके लिए कुर्सी लगी हुई। 3 कुर्सियां यहाँ पे लगी हुई है फिलहाल, और यहाँ पे एक पे पीयूष गोयल बैठेंगे, दूसरे पे जिनको ज्वाइन करना, और तीसरे जो कि मीडिया को कोऑर्डिनेट करेंगे अनिल बलूनी या फिर संजय मयूर, किस पे बैठेंगे। एक बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें, पीयूष गोयल के घर पहुंच चुके हैं जितिन प्रसाद। मतलब ये कि अब तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे, और तस्वीर अब ये बिल्कुल क्लियर होती दिख रही कि जितिन प्रसाद ही वो कांग्रेसी चेहरा है जो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये वो काफिला जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद का ये काफिला, जितिन प्रसाद पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं और पीयूष गोयल ही आज बीजेपी की सदस्यता जितिन प्रसाद को दिलवाएंगे। मतलब ये कि सारा कंफ्यूजन अब दूर हो रहा है। पीयूष गोयल के घर जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं। देवेंद्र, आप जरा बताइए हमें, पीयूष गोयल के घर पहुंच चुके हैं, मतलब अब कोई दुविधा, कोई उलझन बाकी नहीं रह गई है? जी निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि एक जर्नलिस्ट का नॉर्म्स होता है कि जब तक आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन पार्टी की तरफ से जितना कहा जाए वही आप मानकर चलते हैं, लेकिन अब इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं रह गई है। जितिन प्रसाद ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और पीयूष गोयल उनको लेकर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में मौजूद रह सकते हैं कि, लेकिन शायद वो मंच पे ना रहे, पीयूष गोयल ही उनकी ज्वाइनिंग कराए, लेकिन पीयूष गोयल उनको कम से कम लेकर आएंगे। और कुल मिलाकर जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक ब्राह्मण चेहरा मिला, और ऐसा ब्राह्मण चेहरा जिसको आगे आने वाले दिनों में वो और ज्यादा भुनाएगी, न सिर्फ इस लिहाज से कि वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स के हिसाब से मुफीद रहे, बल्कि कांग्रेस पार्टी पे भी वो लगातार तीखे हमले बोलेंगे। और प्रियंका गांधी का जो यूपी अभियान था, निश्चित तौर पे जितिन प्रसाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से उस अभियान की हवा निकली कि जिसको आपने हाल के दिनों तक बंगाल चुनाव का प्रभारी बनाया हुआ था, और लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि जितिन प्रसाद को एक्टिव रखा जाए। लेकिन वो अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी उन्हें संभाल कर नहीं रख पा रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, और वहां पर बीजेपी गेंद के तौर पर इसे देखेगी। दूसरी बात जो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ से नाराज रहता है, ये एक नैरेटिव चलाया जाता है, और जाहिर तौर पर पार्टी को भी जो फीडबैक मिलता है उन्हें कहीं ना कहीं ये समस्या दिखती है। ऐसे में अगर एक और ब्राह्मण चेहरा उनके पास आता है तो इस ब्राह्मण चेहरे को और ज्यादा एग्रेसिवली आगे घुमाएंगे, क्योंकि अगले साल वहां पे इलेक्शन होने हैं और पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। 15 जुलाई के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन तीनों के संगठन को लेकर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में तकरीबन हर महीने होने हैं। 15 जुलाई के बाद ही प्रधानमंत्री का कोई ना कोई सरकारी कार्यक्रम होगा जो कि उत्तर प्रदेश के किसी डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। तो पूरे एक रोड मैप के हिसाब से बीजेपी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। तो आपने जो रोड मैप का जिक्र किया है, यानी 2022 के लिए जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है और उसकी पहली झलक हमको दिल्ली से देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो पीयूष गोयल के साथ ही बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। विजयलक्ष्मी, आखिरकार जो फ्रस्ट्रेशन रहा है जितिन प्रसाद का, क्या रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, 2019 के चुनाव से महज एक महीने पहले भी ये पूरी कवायद चली थी कि जितिन प्रसाद बीजेपी जाना चाहते थे। उस समय पार्टी से नाराज थे, जो सीट उनको दी गई थी उससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर उसके बाद चीजें बदली, पार्टी ने उनको मनाया और वो कांग्रेस पार्टी में रुक गए। लेकिन फिर भी पिछले दिनों अगर हम करें 2019 से और अब तक 2 साल में जितिन प्रसाद की नाराजगी जो है वो कम नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में वो चाहते थे कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे, ब्राह्मण चेहरा वहां पर आते हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी भी है उनके पास, उनके पिताजी की। इसके अलावा ब्राह्मण का बड़ा चेहरा अगर उत्तर प्रदेश में लेगेसी की जब बात करते हैं तो उनके जो पिताजी थे, तो उन्होंने जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनको चैलेंज किया था कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेके। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बड़ी लेगेसी उनके पास है, उनके पिता की, जिन्होंने सोनिया गांधी जब उस समय साल 2000 में जब कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप को लेकर के चुनाव था तो कंटेस्ट उन्होंने किया था। हालांकि चुनाव वो हार गए थे, लेकिन फिर भी बड़ा ओहदा था उनका। और यूपी के अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उस समय उनके पिता थे। और आज की यूपी पॉलिटिक्स की बात करें तो जितिन प्रसाद जाहिर तौर पर एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर एक बड़ा झटका होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से पार्टी को वहां कंसोलिडेट करने में लगी हैं, ऐसे में अगर जितिन प्रसाद छोड़कर के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो एक ये पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा और दूसरा पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा। और विजयलक्ष्मी, आप कोशिश कीजिए, विजुअल भेजिए सर। ये गाड़ी जो है अब जितिन प्रसाद की पीयूष गोयल के घर से निकली है। पीयूष गोयल के साथ ही जितिन प्रसाद जो है बीजेपी दफ्तर। तो पीयूष गोयल के घर पे आपको जितिन प्रसाद की गाड़ी नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि जितिन प्रसाद अपने घर से निकले और उसके डिफेंस कॉलोनी से, उसके बाद सीधा वो पीयूष गोयल के घर पहुंचे लुटियंस जोन में, और यहां से बताया जा रहा है कि दोनों नेता अब निकल के देखिए साथ में बाहर जाएंगे। सर 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 विजुअल भेजिए सर। तो आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं। पीयूष गोयल के साथ ही अब जितिन प्रसाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और 1 बजे वक्त तय हुआ है बीजेपी ज्वाइन करने का। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और उससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं और पीयूष गोयल के साथ ही जितिन प्रसाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। देवेंद्र, इस पूरे जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का जो आज मौका आया है, इसका सूत्रधार बीजेपी में कौन नेता रहा है? क्या पीयूष गोयल उसके सूत्रधार रहे या फिर कोई और है? जी हुसैन, सवाल दोहरा एक बार। देवेंद्र, ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर थी कि जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल करवाया जाए? देखिए, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले से बीजेपी संगठन के लोग जितिन प्रसाद से बात कर रहे थे और उसमें जितिन प्रसाद ने ही इच्छा जताई थी। हालांकि जितिन प्रसाद जब उस समय ज्वाइनिंग की बात चल रही थी तो उनकी कुछ और शर्तें थी और उन शर्तों को बीजेपी पूरा नहीं कर सकती थी या नहीं करना चाह रही थी, जिसके चलते वो बात उस समय पूरी बनी नहीं। उसके बाद फिर से वो बातचीत आगे बढ़ी। पीयूष गोयल के साथ उनके अच्छे संपर्क रहे हैं और जितिन प्रसाद जब दिल्ली में भी थे तो वहां पर अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके कुछ कनेक्शन युवा नेताओं से रहते थे। उनकी पॉलिटिक्स इस प्रकार की रही है कि क्रॉस द पार्टी लाइन भी दूसरे नेताओं से मिलते थे, तो वहां पे उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रही। और पीयूष गोयल के साथ जब दोबारा बातचीत शुरू हुई तो अच्छा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि क्योंकि मिशन 2022 के लिए बीजेपी अपना यूपी का अभियान शुरू कर चुकी है, तो बीजेपी आगे आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे चेहरे को ज्वाइन कराना चाहती थी अलग अलग पार्टियों से। उसमें जैसे ही ये इस ज्वाइनिंग की बात आई, बीजेपी ने उसे फौरन हाँ कहा
और आज जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराया जा रहा है। हालांकि जितिन प्रसाद को आप देखें तो भले ही इनके पिताजी की बात आप करेंगे, सोनिया गांधी का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन मूल रूप से इन लोगों का डीएनए कांग्रेस ही डीएनए है। जितिन प्रसाद खुद वहाँ पे यूथ कांग्रेस है, इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, 2 बार सांसद रहे, फिर केंद्र में HRD मिनिस्टर रहे, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में रहे, तो कुल मिलाकर डीएनए इनका कांग्रेस ही रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये जरूर था, और बीजेपी के नेता भी इस बात को कहते रहते हैं कि बीजेपी में आने के बाद जो भी नेता इस तरह से आते हैं वो कितना एडजस्ट करते हैं, ये अलग सवाल रहता है। लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और ब्राह्मण पॉलिटिक्स बीजेपी के अपनी पॉलिटिक्स के लिहाज से एक बड़ा कंसर्न है, और वहां पर अगर एक ब्राह्मण चेहरा जिसकी क्लीन छवि है, जितिन प्रसाद की छवि को लेकर कोई ऐसा सवाल खड़ा नहीं होता। लगातार आप ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूं, उसका जवाब भी आप दे दीजिए साथ में, क्योंकि जिस तरह से यूपी में देखें तो एक और नाम जो समझ में आता है, जो इस वक्त केंद्र में भी है कांग्रेस के, वो है आपके प्रमोद तिवारी, जो ईस्टर्न यूपी से आते हैं, वो एक भी बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। अगर जितिन प्रसाद शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो आपको लगता है कि कितने ऐसे वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो टूट सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं ब्राह्मण नेता? और निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद की एक कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फोल्ड में लाया जाए, और क्योंकि वो लगातार पिछले कुछ महीनों से बात कर लें या पिछले कुछ सालों की बात कर लें, तो उनका पूरा जोर इस बात पे था कि एक ब्राह्मण नेता के तौर पे उनकी छवि भी बड़ी बने, और जैसा कि उनके पिताजी की जैसी छवि थी कि कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी और जितेंद्र प्रसाद, ये 3 बड़े ब्राह्मण फेस रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस लिहाज से जितिन प्रसाद की भी लगातार ये कोशिश रही है कि उनकी जो मान्यता, रिकॉग्निशन आम लोगों के बीच रहे, वो एक ब्राह्मणवादी फेस के तौर पर रहे, और वहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी से बुनाई गई, और उस बुनाने में जितिन प्रसाद दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के या दूसरे ब्राह्मण चेहरों को कितना अपने पास खींच के लेके आ पाते हैं, उससे फिर इनकी भूमिका तय हुई कि आगे इनका रोल कितना अहम रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास ब्राह्मण फेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के लिहाज से लगभग 13 से 14% ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज बताए जाते हैं, ये नैरेटिव चलता है। बीजेपी का अपना जो फीडबैक है, उस फीडबैक में भी ये चीजें सामने आती हैं, तो उस खाई को भरपाई करने के लिए देवेंद्र, इसमें एक और चीज जोड़ लेते हैं। कोशिश के तहत आप ये देख रहे हैं जितिन प्रसाद की ज्वाइनिंग। इस तरह की ज्वाइनिंग से पहले चीजों का छिपा हुआ होना, पर्देदारी बहुत आम सी बात है, लेकिन जितिन प्रसाद का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें जो आखिरी ट्वीट है, वो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके बर्थडे पर, जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो क्या इस ट्वीट में भी कोई संदेश है, या फिर ये एक कर्टसी का ट्वीट है शुभकामना देने के लिए? और सिर्फ कर्टसी का नहीं है, निश्चित तौर पे वो संदेश है, और क्योंकि ऐसी ज्वाइनिंग आमतौर पे एक दिन में नहीं होती। हालांकि अभी जितिन प्रसाद नैनीताल में थे और परसों तक वो नैनीताल में थे, लेकिन जाहिर तौर पे बातचीत आगे पहले से शुरू हो गई थी, और क्योंकि उस बातचीत को मुकाम तक पहुंचना होता है, तो उसके पहले कुछ नेता फिलर देना शुरू कर देते हैं। ज्वाइनिंग को लेकर रह गई गोपनीयता की बात, या फिर बीजेपी ही क्यों इसे इतना रहस्य बना रही थी, बीजेपी के तमाम नेता एक जानबूझ के क्यों रहस्य क्रिएट कर रहे थे, तो उसके पीछे वजह ये रहती है हुसैन कि अगर लास्ट टाइम में वो ज्वाइनिंग किसी प्रकार से टल जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक बड़ा फोन आए और पता चला कि जितिन प्रसाद का मूड बदल गया, तो फिर बीजेपी की बहुत ज्यादा किरकिरी होती। तो ऐसी किरकिरी होने से बचने के लिए आमतौर पे ये किया जाता है कि जब भी कोई बड़ी ज्वाइनिंग हो, पार्टी की तरफ से पूरी गोपनीयता बरतने की कोशिश की जाती है, और वो कोशिश हमने आज भी देखी कि जानबूझ के जैसे जब ये मैसेज सर्कुलेट हुआ कि आज ज्वाइनिंग होगी, तो उसके बाद एक भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई, दूसरे राज्यों का नाम देके, दूसरे नेताओं का भी विकल्प सुझा के। तो ये सारी कोशिश इस लिहाज से की जाती है कि ऐसा ना हो कि उस नेता का मूड बदल जाए और फिर बीजेपी को किरकिरी झेलनी पड़े। लेकिन अब उसमें कोई भी संशय या भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। हाँ, एक संशय और भ्रम ये जरूर रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में जितिन प्रसाद की भूमिका को बीजेपी कैसे देखती है, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में उन्हें कितना महत्व देती है, उस महत्व को भूमिका का जिक्र किया है, प्रसाद कितना एकोमोडेट या एडजस्ट कर पाते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं। हाँ, आप भूमिका का जिक्र कर रहे हैं, जरा भूमिका ये तो समझाइए कि जब ये आ जाएंगे तो पहले से जो मौजूद है ब्राह्मण चेहरे बीजेपी के, उनके साथ कैसे तालमेल बैठेगा? वो बहुत आसान नहीं रहेगा निश्चित तौर पर। अमित, आप देखें तो युवा चेहरे के तौर पे ही देखें तो अभी यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, वो खुद ब्राह्मण फेस हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, सरकार में बहुत एक्टिवली वो दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितिन प्रसाद की यूपी बीजेपी में आ जाने के बाद उनका रास्ता कोई बहुत ज्यादा सहज रहेगा, लेकिन ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं। जब चुनावी वर्ष होते हैं तो उन चुनावी वर्ष में आप देखें तो बीजेपी का खासतौर पे अमित शाह और मोदी के कार्यकाल को आप देखें तो इसमें बीजेपी की पॉलिटिक्स का ये एक अनिवार्य अंग रहा है। बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा, जैसे मुकुल राय को पार्टी ने पहले ज्वाइन कराया था और आज मुकुल राय को लेकर तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो लॉन्ग टर्म का बहुत सोचने के बजाय शॉर्ट टर्म पार्टी सोचती है जब चुनावी साल रहता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा यूपी में घुमाया जाएगा। एक
कॉमन फेस के तौर पर स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। ब्राह्मणों को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि यूपी की अगली सरकार एक बार फिर से सबकी मिलीजुली सरकार होगी, और उसमें जो कास्ट को लेकर आरोप लगाया जाता है उस आरोप में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं। तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद की भूमिका कुछ अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका रहेगी, इस बात के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जी चलिए इंतजार करते हैं, कुछ वक्त के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि हो क्या रहा है। देश की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे। जितिन प्रसाद अपने घर से निकल चुके हैं और वो पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं। अपने घर से निकलते वक्त जब मीडिया ने जितिन से सवाल पूछा कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और इतना कहा कि वो बाद में बताएंगे। और उसके बाद वो आगे बढ़ गए और फिर वो पीयूष गोयल के घर पहुंचे हैं और पीयूष गोयल के साथ ही वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब इसमें कोई उलझन, कोई कश्मकश बाकी नहीं बची है कि जितिन प्रसाद ही वो नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और जितिन प्रसाद कौन है, उनकी शख्सियत के बारे में अब आपको बताते हैं। 2001 में राहुल गांधी के करीबियों में शुमार हैं जितिन प्रसाद। यूपी में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी उनको मिली थी। शाहजहांपुर धरौरा से सांसद रहे हैं। मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हार मिली। और अब अमित शाह के घर पहुंचे हैं जितिन प्रसाद। दोपहर 1 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उससे पहले वो पीयूष गोयल के घर पहुंचे और अब अमित शाह के घर पहुंचे हैं जितिन प्रसाद उनसे मुलाकात करने। तो ये मुलाकातों का दौर जारी है। इससे पहले कि वो पार्टी फॉर्मली ज्वाइन करें, जितिन प्रसाद अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद वो सारे वादे जो बातें हुई होंगी, डील को क्रॉस चेक कर रहे होंगे कि सारी चीजें पूरी होने जा रही कि नहीं होने जा रही। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से देवेंद्र बता रहे थे कि बीजेपी का एक ऐसा रोड मैप रहा है कि चुनाव से ठीक पहले वो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को जरूर लाती है, अपने विरोधियों को ये कहीं ना कहीं झटका जरूर देती है। और देवेंद्र, एक बार फिर से हम आपका रुख करते हैं। अमित शाह के साथ मुलाकात जितिन प्रसाद का ज्वाइनिंग से पहले, ये क्या संकेत है? यह निश्चित तौर पर यह दिलचस्प चीज है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि जब कोई नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस ज्वाइनिंग के बाद अमूमन अगर वो बहुत बड़े नेता है या इतने बड़े नेता नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग में अमित शाह जी या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहे, तो उस स्थिति में फिर जब जेपी नड्डा अपने पार्टी मुख्यालय में अपने दफ्तर में बैठे होते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद वो नेता जाकर उनसे मिलता है, उन्हें पटका पहनाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये सारी चीजें आमतौर पर ज्वाइनिंग के बाद होती हैं, चाहे वो नड्डा जी से मिले या फिर अमित शाह से मिले, ये सारी चीजें की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग से पहले अमित शाह से मिलना निश्चित तौर पर दिलचस्प है। और यूपी के पॉलिटिक्स को लेकर अगर मैं आपको बताऊं कि अमित शाह गुजरात से ज्यादा एक्टिव यूपी के पॉलिटिक्स में रहते हैं, ऐसा पार्टी के लोग हमें बताते हैं। और अमित शाह की जो पूरी एक्टिविटी है बंगाल चुनाव के खत्म होने के साथ ही यूपी को लेकर उनका कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि यूपी के फैसले के मामले में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहेगा, लेकिन पूरी की पूरी जो रणनीति है वो अमित शाह ही बनाएंगे और ऑलरेडी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो जाहिर तौर पे अमित शाह को भी इस बात की खुशी होगी कि एक युवा ब्राह्मण चेहरा जिसकी क्लीन छवि है, जिसकी एक विरासत है, हालांकि कांग्रेस पार्टी में रहने के चलते हाल के चुनाव में उनकी हार को अगर आप देखें तो उससे एक मैसेज ये जरूर जाता है कि अगर वो इतने बड़े नेता थे, इतना बड़ा वोट बैंक उनके पास था, तो फिर उनको जीत हासिल क्यों नहीं हुई। लेकिन उसके लिए आप जितिन प्रसाद को जिम्मेदार सिर्फ नहीं ठहरा सके, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जब हालत इतनी पतली हो तो कोई भी नेता वहां पे क्या कर सकता है। अच्छा देवेंद्र, चेहरे को आप हार की बात कर रहे हैं तो एक भुनाने की कोशिश करेगी। नहीं, आप हार का जिक्र कर रहे हैं। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जितिन प्रसाद हार गए थे, तो कहीं से आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से आजमा सकते हैं? 2022 में क्या मैदान में उतरेंगे जितिन प्रसाद अगर ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी तो बीजेपी? ये संभव है कि पार्टी उनको कोई बहुत बड़ा चीज देने के बजाय ये कहे कि क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चुनाव है और अगर आप खुद चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ आपकी सीट पे बल्कि आसपास की दूसरी सीटों पे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और उस हिसाब से ये चुनाव आपको लड़ना चाहिए। बंगाल में भी आपने देखा कि जिस प्रकार से बड़े नेताओं को बीजेपी ने चुनाव में उतारा था, ये अलग बात है कि उनमें से अधिकांश पत्ते फेल हो गए, लेकिन ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा रहता है कि बड़े चेहरे को अगर उतारने की जरूरत पड़े तो उतारने का फायदा न सिर्फ उस सीट पे होता है बल्कि आसपास की दूसरी सीटों पे भी होता है। ऐसे में जितिन प्रसाद को भी ये कहा जा सकता है और ये भी तो है ना कि जितिन से ये कह करके, हालांकि जितिन प्रसाद अब से कुछ देर में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। वहां से आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुटे हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।